Now we are learning fundamental concepts. Before moving forward, हम कुछ questions को attempt करते हैं जो कि बड़े interesting हैं. So for example, हमें एक question आया कि we have 36 grams of water. Now we have to find the number of electrons and the number of neutrons in 36 grams of water. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिटरमिन करेंगे. सो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. नाउ अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो हर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स, तो वाटर के अंदर जो दोनों हाइड्रोजन हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर है 0, जबकि ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स हैं. तो वाटर के हर मॉलिक्यूल में टोटल 8 न्यूट्रॉन्स हैं. नाउ 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? सो फर्स्ट वी मूव टुवर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहले हम 36 ग्राम्स ऑफ वाटर को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में. तो गिवन मैस इज़ 36 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम्स. सो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर आते हैं इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम पहले 36 ग्राम या 2 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालेंगे. तो 2 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. नाउ हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दिस. और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास वाटर के टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. एंड सिंस वाटर के हर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स हैं तो हम इस वैल्यू को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर आ जाएंगे. सो यूँ हमसे आयंस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन आ सकती है एनएमडी कैट एग्जामिनेशन के अंदर. सो नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स. कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हम ऐसी सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो. यूजली हम 2 सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को स्टडी करते हैं. नाउ हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा अमाउंट में है और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. सो अब हम ज़्यादातर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को फोकस करते हैं. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है और हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली ये चीज़ है कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी परसेंटेज होगी. तो अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें सोल्यूट की क्या परसेंटेज होगी, उसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन. नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन 4 टाइप्स की हैं. सबसे पहली है मैस बाय मैस परसेंटेज. तो मैस बाय मैस परसेंटेज क्या है? इट इज़ द परसेंटेज बाय मैस ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सॉल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें
यानी सोल्यूशन के मैस को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें सोल्यूट का कितना मैस होगा, यानी उसमें से कितने पार्ट्स हमें मैस में के सोल्यूट के मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5% NaCl वेट बाय वेट, हम इसको मैस बाय मैस या वेट बाय वेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम्स NaCl होगा किस चीज़ में, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। सो सोल्यूशन अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें NaCl क्या होगा, 5 ग्राम। सो दिस विल मेक 5% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। नाउ अगर हमने इसमें से सॉल्वेंट का मैस कैलकुलेट करना है तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ 100 ग्राम्स माइनस मैस ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 5 ग्राम्स। सो इसमें सॉल्वेंट का मैस हमारे पास होगा 95 ग्राम्स। नाउ द सेकेंड परसेंटेज composition unit that we have is mass by volume percent. It is percentage by mass of solute in 100 parts by volume of solution. इसका मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उनमें से हमारे पास सोल्यूट के मैस के कितने पार्ट्स होंगे, तो इसको कहते हैं मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये यूजुअली तब यूज़ होता है जब हम एक सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करें। तो फॉर एग्जांपल if we have 10% glucose mass by volume, सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ग्लूकोज का मैस होगा 10 ग्राम्स। सो 10 ग्राम्स हमारे पास होगा सोल्यूट या ग्लूकोज। अब किस चीज़ के अंदर होगा, तो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 10 ग्राम्स ग्लूकोज जब डिज़ोल्व होगी तो इट विल मेक 10% मेस बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सोल्यूशन। नाउ इसमें हम सॉल्वेंट की अमाउंट को यूजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते अनलेस वी नो द डेंसिटी। द थर्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन यूनिट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, इट इज़ परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम सोल्यूशन के वॉल्यूम को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें हमारे पास सोल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं लिक्विड सोल्यूशंस के लिए। तो फॉर एग्जांपल वी हैव 8% इथानॉल इन वाटर, तो 8% इथानॉल की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है वाटर में। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास होगी 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल या सोल्यूट, और सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल होगी। नाउ इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें सोल्यूट का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल हमारे पास 92 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट या वाटर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। सो ये बहुत ही अनकॉमन यूनिट है, वेरी लेस यूज्ड यूनिट है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप सोल्यूशन के मैस को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास सोल्यूट के वॉल्यूम के कितने पार्ट्स होंगे, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाय मैस। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10% मीथानॉल की सोल्यूशन है वाटर के अंदर, और ये सोल्यूशन है वॉल्यूम बाय मैस। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट यानी मीथानॉल प्रेजेंट है। नाउ ये मीथानॉल किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथानॉल प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 100 ग्राम्स में 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथानॉल प्रेजेंट है। नाउ जब तक हमें मीथानॉल की डेंसिटी नहीं पता तो हम इसके अंदर से सॉल्वेंट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
The next type of concentration unit that we have is mole fraction. Now mole fraction क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन ये है कि आपके पास सोल्यूट या सॉल्वेंट के कितने मोल्स होंगे टोटल मोल्स के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 मोल्स ले लिए इथानॉल के और इसको डिज़ोल्व कर दिया 5 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर. तो इसमें इथानॉल की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ इथानॉल विच आर 2 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इथानॉल के 2 मोल्स प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर. सो इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 2/7. और अगर हम वाटर की मोल फ्रैक्शन देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मोल्स. सो दैट इज़ इक्वल टू 5/7 मोल्स. सो ये याद रखें, जब कभी हम किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 के बराबर. सो इस सॉल्यूशन में इथानॉल और वाटर कंपोनेंट हैं. इथानॉल की मोल फ्रैक्शन है 2/7 और वाटर की मोल फ्रैक्शन है 5/7. सो हमारे पास रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 7/7 और 1. तो द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी और 1. The next concentration unit that we have is parts per million, billion और trillion. Now ये हमारे पास क्या है? अगर हम सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चाहे वो मैस के पार्ट्स हों चाहे वो वॉल्यूम के पार्ट्स हों, तो हम सॉल्यूशन को अगर 1 मिलियन या 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट्स हमें मिलेंगे, इसको हम कहते हैं ppm, ppb या ppt. नाउ ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए. लाइक अगर हम एयर में किसी बहुत ही कम अमाउंट वाली गैस को मेजर कर रहे हैं या सी वाटर के अंदर हम सॉल्ट की अमाउंट को मेजर कर रहे हैं. सो पार्ट्स पर मिलियन इज़ इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, चाहे वो वेट है या वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय this is solute divided by parts of solution multiply by 10 raised to the power 6 for million. अगर हम पार्ट्स पर बिलियन कैलकुलेट करेंगे तो हम सिमिलर वैल्यूज़ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर 9 से. और सिमिलरली पार्ट्स पर ट्रिलियन के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर 12 से. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा कि हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ सी वाटर है. 10 ग्राम्स ऑफ सी वाटर में हमें एक सॉल्ट मिलता है, कोई सा भी सॉल्ट है. अब सी वाटर के 10 ग्राम्स के अंदर इस सॉल्ट का जो मैस है दैट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम्स. सो कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन. सो हम कैसे लिखेंगे? सो पार्ट्स पर मिलियन इज़ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 10 ग्राम्स multiply by 10 raised to the power 6. So this becomes equal to 100 parts per million. So इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सी वाटर को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 100 पार्ट्स हमारे पास इस सॉल्ट या सोल्यूट के होंगे. The next unit of concentration is molarity, which is denoted by small m. Now molarity क्या चीज़ है? Molarity is moles of solute present in 1 liter या 1 decimeter cube of solution.
सो अगर हम सॉल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ले लें, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें देखने को मिलेंगे, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोलर, स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, सॉरी वी डिनोट इट विद लार्ज m। सो लार्ज m हम लिखेंगे 1 मोलर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ HCl डिज़ोल्व्ड है। कितनी सॉल्यूशन में? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम इसी सॉल्यूशन के 2 डेसीमीटर क्यूब ले लें तो इसके अंदर हमें 2 मोल्स ऑफ HCl देखने को मिलेंगे। सो मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल हमने 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व किया है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O के अंदर। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? उसके लिए हम पहले कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सो गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 25 ग्राम्स एंड इट्स मोलर मास इज़ 100 ग्राम्स। सो दैट इज़ इक्वल टू 0.25 मोल्स। और सॉल्वेंट को हम कन्वर्ट करेंगे इन डेसीमीटर क्यूब। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1000, so it is equal to 0.25 डेसीमीटर क्यूब। सो मोलैरिटी किसके बराबर होगी? मोलैरिटी इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ अगेन 0.25। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगी 1 मोलर CaCO3 सॉल्यूशन। Now, the last unit of concentration that we have is molality. Molality is denoted by small m. So, molality is basically moles of solute in 1 kg of solvent. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 1 मोलल NaCl सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास NaCl का 1 मोल डिज़ोल्व्ड है। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम्स के इक्वल है। तो 1 मोल या 58.5 ग्राम्स NaCl डिज़ोल्व्ड है किस चीज़ के अंदर? 1 kg या 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। नाउ अगर हम इसको मोलैरिटी के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि मोलैरिटी में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमने किलोग्राम्स में लिया है और सॉल्वेंट का जो हमने मैस लिया है वो सिर्फ सॉल्वेंट का लिया है। जबकि मोलैरिटी में अगर हम देखें तो मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं किस चीज़ में? डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। जबकि मोलैलिटी में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों शामिल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट शामिल है। तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, देयरफॉर 1 मोलर सॉल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। और सेकेंडली 1 मोलर सॉल्यूशन में दोनों तरफ मैसेज इन्वॉल्व हैं जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते। सो मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, जबकि मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन्वॉल्व है जो टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है। सो मोलैरिटी इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सो नाउ वी आर आस्क्ड कि हमारे पास 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है।
इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द मोलैलिटी? तो मोलैलिटी के लिए हम सॉल्वेंट को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो गिवन मास इज इक्वल टू 49 और मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98। सो हमारे पास H2SO4 के 0.5 मोल्स आ गए। और मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्वेंट को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में। तो 100 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम्स। सो इट इज़ इक्वल टू 0.1 kg। So molality is equal to moles of solute which are 0.5 divided by mass in kilograms of solvent which is equal to 0.1. So this solution is 5 molal solution. Now coming back towards stoichiometry, we see the concepts of excess and limiting reagent. Now what is excess and what is limiting reagent? So let's suppose कि मैंने दो reactants को react करवाया A plus B and they give us the product C. Now मैंने कुछ amount ले ली reaction में A की और कुछ amount ले ली B की। अब हमारे पास ये amounts प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं है, हमने रैंडम अमाउंट्स ली हैं ए की और बी की। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले ख़त्म हो जाएगा जबकि दूसरा रिएक्टेंट अभी पड़ा होगा। तो अब वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है? इट इज़ दैट रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन। अब जो दूसरा रिएजेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंज्यूम होने के बाद भी पड़ा रहेगा, तो उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। सो दैट रिएक्टेंट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड in the reaction that is called excess reactant. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने A और B लिए, तो B पहले कंज्यूम हो गया, A बच गया, तो B इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, A इज़ एक्सेस रिएक्टेंट। नाउ अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट किसके मुताबिक बनेगा? तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है limiting reactant. So limiting reactant controls the amount of product. कैसे? So ये ऐसे कैलकुलेट आपके पास कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाता है और एक्सेस रिएजेंट पीछे पड़ा रहता है। सो इसलिए द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। So now let's see it through an example. I have carbon and oxygen. Both of them react to give me carbon dioxide. So this equation is balanced. Now अब मुझे क्वेश्चन ये आ गया, नॉर्मली आपको एक रिएक्टेंट देंगे और आपने उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में आपको दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी होगी। तो फॉर एग्जांपल आई हैव 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाता हूँ तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और रिएक्शन के बाद कितना एक्सेस रिएजेंट बचेगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई करें। सो सबसे पहले हम कार्बन को कन्वर्ट करते हैं इसके मोल्स में। तो 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज़ 12 ग्राम्स। सो हमारे पास कार्बन के प्रेजेंट हैं 2 मोल्स। इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं। गिवन मास इज़ 48 ग्राम्स एंड मोलर मास इज़ 32 ग्राम्स एंड इट गिव्स अस 1.5 मोल्स। सो कार्बन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हैं। सो इस डेटा को हम स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
तो अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं तो इनको ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स चाहिए होंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के 2 की बजाय 1.5 मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ज़रूरत से कम है। सो इसलिए ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड कार्बन इज़ एक्सेस रिएजेंट। Now the next thing that we have to cover is to find the amount of product. तो amount of product हम ऑक्सीजन के मुताबिक निकालेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमारे पास 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो ये 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोवाइड करेगा। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालें तो मोल्स इज़ 1.5, molar mass is 44 grams, so 66 grams of carbon dioxide will be formed. Now the third question is कि इस रिएक्शन में excess reagent कितना रह जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास कार्बन की 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हैं। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए कार्बन के कितने मोल्स चाहिए? 1.5। तो अब कार्बन के हमारे पास टोटल मोल्स हैं 2, जबकि हमें चाहिए 1.5। तो इसका मतलब है कि कार्बन के 0.5 मोल्स हमारे पास बच जाएंगे। और अगर हम इसको मास में कन्वर्ट करें तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, सो 6 grams of carbon will be left behind in this reaction. Now the last concept that we are going to study in this chapter is the concept of chemical yield. So chemical yield is the amount of product obtained as a result of chemical reaction. तो जब हमारे पास एक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट हमें मिलती है उसको हम कहते हैं यील्ड। नाउ यील्ड को हम यूजुअली परसेंटेज में स्टडी करते हैं। सो नाउ यील्ड हमारे पास 2 किस्म की है। एक यील्ड है थ्योरेटिकल यील्ड और एक यील्ड है एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन। तो जब हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। तो जब हम रिएक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। नाउ हमेशा कीप इन माइंड कि थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज लार्जर देन एक्चुअल यील्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के मुताबिक आती है, लेकिन एक्चुअल यील्ड इसलिए कम होती है कि जब हम रिएक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट ना हो सके प्रैक्टिकली, या हो सकता है कि हमारे पास कोई साइड रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है वो सेपरेशन के दौरान हमारे पास ज़ाया हो जाए या स्पिल कर जाए या प्रॉपर मेजरमेंट ना हो सके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो इन सब वजूहात की वजह से थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। नाउ थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड को यूज़ करके हम परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नाउ जो परसेंटेज यील्ड है ये हमें एक रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है कि ये रिएक्शन कितना एफिशिएंटली हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है? परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो कि कम होती है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो कि ज़्यादा होती है मल्टीप्लाई बाय 100%. So now let's see it through an example.
एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमने 24 ग्राम्स ले लिए हैं कार्बन के। अब 24 ग्राम्स कार्बन के हमने जब लेबॉर्ट्री में लिए हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बनी है दैट इज़ इक्वल टू 66 ग्राम्स। तो लेबॉर्ट्री में 24 ग्राम ऑफ कार्बन से 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन? सो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। अब ये जो हमें वैल्यूज़ दी हैं ये एक्चुअल यील्ड की वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये रिएक्शन लेबॉर्ट्री के अंदर हुआ है। तो पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स में। सो गिवन मास इज़ 24 ग्राम्स, मोलर मास इज़ 12 grams, so we have 2 moles of carbon. Now according to balanced chemical equation, 1 mole of carbon gives us 1 mole of carbon dioxide. तो अगर हमारे पास 2 moles of carbon है तो हमारे पास 2 moles of carbon dioxide प्रोड्यूस होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 2 moles प्रोड्यूस होंगे। अगर इसको मैं मैस में कन्वर्ट करूं तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरेटिकल यील्ड है इस रिएक्शन की। थ्योरेटिकली 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने चाहिए बाय यूजिंग 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन, लेकिन एक्चुअली हमें मिलते हैं 66 ग्राम्स रिएक्शन में। तो परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड विच इज़ 66 grams डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड विच इज़ 88 grams मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज़ इक्वल टू 75%। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।